हेलो बच्चों, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 जो कि है आपका हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। ठीक है, हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन के बारे में आज हम इंट्रोडक्शन पार्ट डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं व्हाट इज़ हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। देखिए, हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। एवोल्यूशन सबसे पहले इस टर्म का मतलब समझ लेते हैं, व्हाट इज़ हेरिडिटी एंड व्हाट इज़ एवोल्यूशन। तो हेरिडिटी की बात अगर करें तो द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर, द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन इज कॉल्ड हेरिडिटी। ठीक है, तो हेरिडिटी का मतलब क्या होता है, जो ट्रांसमिशन होता है कैरेक्टर का। ठीक है, ट्रांसमिशन होता है किसका? ट्रांसमिशन होगा आपका कैरेक्टर का। ठीक है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। ठीक है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो ट्रांसमिशन होता है कैरेक्टर का, उसको ही हम क्या कहते हैं? हेरिडिटी कहते हैं। जैसे अगर हम बात करें, किसी पेरेंट्स की बात करें, तो मान लीजिए मदर है और ये क्या है? फादर है। ठीक है, दो पेरेंट है। ठीक है, यहाँ पे ये पेरेंट्स है और पेरेंट्स से क्या होता है? ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है, चाइल्ड का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, अब देखिए, जब ये चाइल्ड प्रोड्यूस होती है तो क्या होता है? इसमें 100% कैरेक्टर क्या होते हैं? पेरेंट्स के नहीं होते। कुछ कैरेक्टर जो होते हैं वो इसके रिकॉम्बिनेंट होते हैं, कुछ नए कैरेक्टर आते हैं और कुछ कैरेक्टर ऐसे होते हैं जो कि एज इट इज़ ट्रांसफ़र हो जाते हैं किसमें? इस चाइल्ड में। जैसे हमारी बात करें तो हमारे अंदर भी जो कैरेक्टर होते हैं वो 100% मैच नहीं करते हमारे पेरेंट्स से। कुछ ही कैरेक्टर होते हैं जो कि ट्रांसमिट होते हैं और कुछ कैरेक्टर ऐसे होते हैं जो कि क्रोमोसोम के रिकॉम्बिनेशन की वजह से कुछ चेंजेस लाते हैं और नए कैरेक्टर अपीयर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, जो कैरेक्टर ट्रांसफ़र हो रहा है उसको हम क्या कहेंगे? हेरिडिटी कहते हैं। जैसे कि हेयर का कलर हो गया, हाइट हो गया, फेस का शेप हो गया, तो ये सारे कैरेक्टर ऐसे होते हैं जो कि ट्रांसमिट होते हैं। वहीं पे कुछ ऐसे भी कैरेक्टर होते हैं जो कि नए प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो न्यू प्रोड्यूस जो होते हैं, मतलब जो चेंजेस हमारे अंदर आ रहे हैं, उसको हम क्या कहते हैं? एवोल्यूशन कहते हैं। बट एवोल्यूशन क्या होता है? एक कह सकते हैं स्लो प्रोसेस है। ठीक है, स्लो प्रोसेस होता है एवोल्यूशन, जिसमें क्या होता है? हमारे कैरेक्टर में चेंजेस तो आते हैं, ठीक है, लेकिन बहुत ही स्लो चेंजेस आते हैं और ये चेंजेस 1000 साल बाद अगर आप देखेंगे, 1000 साल बाद अगर देखेंगे इन चेंजेस को, तो ये चेंजेस आते आते हमारा जो कैरेक्टर होता है, ठीक है, हमारा जो जीन होता है वो जेनेटिक लेवल पे क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से एक नई स्पीसीज़ का डेवलपमेंट होता है और इसी को हम क्या कहते हैं? एवोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, तो आज हम हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन के बारे में लेके चलेंगे आगे आपको। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये हेरिडिटी आती है आपकी किसमें? जेनेटिक्स में। ठीक है, इसकी स्टडी की जाती है किसमें? जेनेटिक्स। और फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है, फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा गया है किसको? मेंडल को। किसको कहा गया है? मेंडल। इनका पूरा नाम था ग्रेगर जॉन मेंडल। जोहान बोलते थे इनको, जोहान मेंडल। लाइफ स्पैन इनकी बात करें तो लाइफ स्पैन की अगर बात करें तो 1824 टू 1888। ठीक है, इतनी क्या थी? इनकी लाइफ स्पैन थी। और ये ग्रेगर जॉन मेंडल चर्च के फादर हुआ करते थे। और जब इन्होंने देखा हेरिडिटी के बारे में, पूरा इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, पूरा ऑब्जर्वेशन, हमें सारी चीज़ें बताई थी हेरिडिटी के बारे में। और ये क्या थे? पहले चर्च के फादर हुआ करते थे। तो चर्च के फादर होने के बाद हुआ क्या? वहाँ पे चर्च में, जिस चर्च में ये फादर थे, वहाँ का जो गार्डन था उसमें लगे हुए थे पी के प्लांट। तो ये सारे प्लांट और एनिमल को जब देखते थे तो इनके अंदर बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी, बहुत क्वेरीज आती थी कि जितने भी कैरेक्टर ट्रांसफ़र हो रहे हैं वो कैसे हो रहे हैं, कौन सा मटेरियल है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है इन कैरेक्टर को ट्रांसमिट करने के लिए। तो इस सारे क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए उन्होंने क्या किया? उस पी के प्लांट में एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट किया। और जब एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया तो ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे इन्होंने अपने लॉज भी दिए। ठीक है, इन्होंने जेनेटिक्स से रिलेटेड इन्होंने 3 लॉज दिए थे, लॉ ऑफ डोमिनेंट, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। और उसी एक्सपेरिमेंट के बारे में, उसी लॉ के बारे में हम पढ़ेंगे इस पूरे चैप्टर में। बहुत इजी
चैप्टर है, एक बार कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर हो गया, कभी आपको बुक उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप कर लेंगे, ठीक है। लेकिन बस ध्यान से आप लोग इस लेक्चर को देखिएगा। तो आइए देखते हैं, पहले कुछ टर्म्स इसके बारे में जान लेते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट टर्म्स जो होते हैं, ठीक है, एक वो देखिएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए, जैसे हेरिडिटी के लिए मैंने अभी कहा, तो हेरिडिटी का एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक कैरेक्टर ले लेते हैं। एक कैरेक्टर हमने लिया, जैसे मान लीजिए हाइट से रिलेटेड कैरेक्टर, ठीक है। अगर हम बात करें हाइट से रिलेटेड कैरेक्टर, तो हाइट से रिलेटेड कैरेक्टर क्या होते हैं? दो होते हैं ना, एक होते हैं आपके टॉल और दूसरा क्या होता है आपका ड्वार्फ होता है, ठीक है। एक होता है आपका टॉल और दूसरा क्या हो जाएगा आपका ड्वार्फ होता है। या तो कोई भी इंडिविजुअल टॉल होगा या तो क्या होता है ड्वार्फ होता है। तो टॉल को यहाँ पे माना जाता है डोमिनेंट, क्या माना जाता है? डोमिनेंट। और ड्वार्फ को माना जाता है यहाँ पे रेसेसिव, क्या माना गया है? इसको रेसेसिव माना गया, ठीक है। और डोमिनेंट को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि डोमिनेंट हमेशा होमोजाइगस कंडीशन में एज वेल एज हेट्रोजाइगस कंडीशन में भी अपने आप को क्या करेगा? एक्सप्रेस करेगा। और वहीं रेसेसिव की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन में आपको ये देखने को मिलेगा। अभी इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे होंगे कि ये क्या है, होमोजाइगस क्या है, हेट्रोजाइगस क्या है, सब मैं बताऊँगी, बस पूरा लेक्चर ध्यान से देखिएगा। देखिए, जैसा कि अगर बात करें कि जो कैरेक्टर ट्रांसमिट होते हैं हमारे अंदर, जो कैरेक्टर का ट्रांसमिशन होता है, उसके लिए कोई ना कोई मटेरियल रिस्पॉन्सिबल होगा जो कि इन कैरेक्टर को लेके आ रहा होगा, ग्रैंड पेरेंट्स से पेरेंट्स में, पेरेंट्स से चाइल्ड में लेके आ रहा होगा, है ना, फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से थर्ड में, ठीक है। तो इस तरह से जो कैरेक्टर का ट्रांसमिशन होता है उसके लिए कोई ना कोई मटेरियल रिस्पॉन्सिबल होगा। तो वो मटेरियल क्या होता है? आपका डीएनए, ठीक है, हमारा जेनेटिक मटेरियल, हमारा न्यूक्लिक एसिड। तो हमारे बॉडी में, ठीक है, सेल होता है, ठीक है, सेल, हमारी पूरी बॉडी जो होती है वो बनी होती है किसकी? सेल की। अब सेल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? सेल के अंदर प्रेजेंट होता है बेटा न्यूक्लियस, है ना। और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड होता है। क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड। इस न्यूक्लिक एसिड के बारे में आप लोग 12th में पढ़ेंगे, कैसे इसका रिसर्च हुआ, क्या हुआ, ठीक है। तो न्यूक्लिक एसिड जो होता है आपका डीएनए और आरएनए होता है। क्या होता है? डीएनए और आरएनए होता है, ठीक है। और इसी डीएनए से क्या होता है? क्रोमोसोम बनता है। इसी डीएनए से क्या होता है? क्रोमोसोम बनता है। और क्रोमोसोम में क्या होता है? जीन्स लोकेटेड होते हैं। क्या लोकेटेड होंगे? जीन्स लोकेटेड होते हैं, ठीक है। फिर से देख लीजिए, यहाँ पे क्या है? एक सेल है, ठीक है। सेल जो कि पूरा हमारा स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है हमारी बॉडी का। सेल के अंदर, हर सेल के अंदर क्या होगा? न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होता है। न्यूक्लिक एसिड का मतलब है डीएनए और आरएनए की बात कर रहा है। अब ये जो डीएनए है, ठीक है, ये जो डीएनए आपको दिख रहा है, ठीक है, ये जब कंडेंस्ड होता है तो क्या बनाता है? कंडेंस्ड होके बनाता है क्या? ये क्रोमोसोम, ठीक है, क्रोमोसोम बनाएगा। और इसी क्रोमोसोम पे क्या होते हैं? जीन्स लोकेटेड होते हैं। जीन्स लोकेटेड होते हैं मतलब कि समझ लीजिए, ये देखिए यहाँ पे अच्छे से समझ में आएगा आपको। ये देखिए, ये मान लीजिए, ये मैंने कुछ ऐसे वाइट करके दिखाया है। तो यहाँ पे देखिए, ये क्रोमोसोम है, डीएनए से बना है। कंडेंस फॉर्म जो होता है डीएनए का वही क्रोमोसोम कहलाता है। अब क्रोमोसोम के अंदर क्या प्रेजेंट है? क्रोमोसोम के अंदर होता है आपका जीन। और जीन क्या करता है? जीन एक पर्टिकुलर लोकेशन पे क्या होता है? लोकेटेड होता है, जो कि पर्टिकुलर कैरेक्टर को क्या करेगा? इनकोड करता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें जीन की, तो यहाँ पे मैंने बताया जैसे हाइट से रिलेटेड क्या होता है? दो कैरेक्टर होते हैं, ठीक है। हाइट से रिलेटेड दो कैरेक्टर है, दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है, एक आपका टॉल है और दूसरा क्या होता है? ड्वार्फ है। तो अगर मान लीजिए किसी भी इंडिविजुअल के अंदर अगर टॉल का कैरेक्टर है तो टॉल का जीन यहाँ पे प्रेजेंट होगा, ठीक है। इसी तरह से अगर दूसरा कैरेक्टर की बात करें, दूसरे कैरेक्टर की, तो मान लीजिए स्किन के कलर का जीन यहाँ पे है, ठीक है। मान लीजिए नोज के शेप का जीन यहाँ पे है, ठीक है। तो जीन ही है जो कि हमारे कैरेक्टर को इनकोड करके रखता है, ठीक है। इनकोड करेगा किसके अंदर? क्रोमोसोम के अंदर, डीएनए के अंदर, ठीक है। डीएनए और क्रोमोसोम में बस इतना फर्क है कि क्रोमोसोम इज द कंडेंस फॉर्म ऑफ डीएनए, ठीक है, क्योंकि वो डीएनए से बना है। और डीएनए के अंदर जो स्पेसिफिक लोकेशन होता है, आप इसमें भी जीन को दिखा सकते हैं। स्पेसिफिक लोकेशन पे क्या होता है? एक पर्टिकुलर कैरेक्टर क्या होता है? इनकोडेड होता है। अब यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे टॉल का जीन है, ठीक है, यहाँ पे स्किन के कलर का जीन है, ये आपका नोज के शेप का जीन हो गया, ये ईयर के लोब का जीन हो गया, ठीक है, हेयर के कलर का ये जीन हो गया, हेयर कलर, ठीक है, सब में अलग अलग होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी जीन होते हैं वो इसी तरह से क्रोमोसोम पे क्या होते हैं? लोकेटेड होते हैं।
समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे देखिए, अब हम बात करें अगर डीएनए की बात करें तो डीएनए को अगर आप थोड़ा सा अगर जानना चाहें तो जान सकते हैं। यहाँ पे डीएनए की अगर हम बात करें, मतलब पूरे न्यूक्लिक एसिड की अगर हम बात करें तो न्यूक्लिक एसिड देखिए 2 होते हैं, मैंने जैसा कि बताया, इसको पॉलीन्यूक्लियोटाइड भी बोलेंगे। यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड 2 होते हैं, एक होता है आपका डीएनए, डीएनए को पॉलीन्यूक्लियोटाइड बोलते हैं, और यहाँ पे दूसरा होता है आपका आरएनए। डीएनए का मतलब क्या होता है? डीएनए इज अ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, डीएनए इज अ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। और आरएनए की अगर हम बात करें तो आरएनए इज अ राइबोज न्यूक्लिक एसिड, क्या हो जाएगा? राइबोज न्यूक्लिक एसिड। सब समझ में आएगा, बस ध्यान देते रहिए बस, ठीक है। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और राइबोज न्यूक्लिक एसिड, ठीक। अब यहाँ पे डीएनए की अगर हम बात करें तो डीएनए की कॉम्पोजिशन, ठीक है, डीएनए बना होता है किससे? डीएनए 3 चीज़ों से मिलके बना होता है। एक आपका होता है पेंटोज शुगर, पेंटोज शुगर, दूसरा होता है बेटा फॉस्फेट ग्रुप, फॉस्फेट ग्रुप, और थर्ड होता है आपका नाइट्रोजिनस बेस, नाइट्रोजिनस बेस, ठीक है। डीएनए का मैं स्ट्रक्चर बना के आपको दिखाऊं यहाँ पे, तो यहाँ पे ये डबल स्ट्रैंड होता है, डीएनए इज अ डबल स्ट्रैंड, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, जहाँ पे देखिए पेंटोज शुगर और फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है। यहाँ पे देखिए इसके जो स्ट्रैंड होते हैं, स्ट्रैंड जो होते हैं शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, स्ट्रैंड को इसका बैकबोन भी हम कह सकते हैं। तो ये जो स्ट्रैंड होता है वो शुगर फॉस्फेट का बना होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए अब 2 थ्रेड को, ये 2 थ्रेड मान लीजिए, और दोनों आपस में क्या है? जुड़े हुए हैं, वाइंड है। तो इनको जोड़ने के लिए कोई ऐसा स्पेसिफिक फिक्स करने के लिए कोई कुछ चाहिए, ठीक है, कुछ एलिमेंट चाहिए, है ना। तो ये होता है, फिक्स होता है किससे? बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हुए क्या होते हैं? कुछ नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं। और ये जो नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं वो 4 टाइप के होते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। इसको जोड़ने वाला कौन है? दोनों स्ट्रैंड को, नाइट्रोजनस बेसिस। तो नाइट्रोजनस बेसिस देखिए क्या होता है आपका? 2 होता है, एक होता है आपका प्यूरीन, और दूसरा क्या होता है आपका? पिरिमिडीन, ठीक है, प्यूरीन और पिरिमिडीन। अब यहाँ पे प्यूरीन और पिरिमिडीन की बात करें तो इसके भी टाइप्स होते हैं, ठीक है। प्यूरीन की बात करें तो ये इसमें आता है आपका एडेनिन और ग्वानिन, क्या आ जाएगा? एडेनिन और ग्वानिन, इसमें आपका आता है एडेनिन और ग्वानिन आ जाएगा। और यहाँ पे पिरिमिडीन की अगर हम बात करें तो पिरिमिडीन में आता है आपका CUT कट, याद रखेंगे आप, CUT कट, C फॉर हो जाएगा साइटोसिन, ठीक है। नाम नया लग रहा होगा, याद करने की ज़रूरत नहीं है आपको, बस समझाने के लिए मैं इसको आपको बता रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे यूरिसिल हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा थायमिन, ठीक है। तो यहाँ पे बाइंडिंग कैसे हुई ये मैं आपको बता रही हूँ। तो यहाँ पे एडेनिन और ग्वानिन, प्यूरीन होता है, ठीक है, डबल रिंग स्ट्रक्चर, सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होते हैं ये, ठीक है। और पिरिमिडीन में साइटोसिन, यूरिसिल और थायमिन होता है। प्यूरीन हमेशा पिरिमिडीन से बाइंड करता है, मतलब एडेनिन बाइंड करेगा थायमिन से और ग्वानिन बाइंड करता है साइटोसिन से। अगर हम डीएनए की बात करें तो डीएनए में देखेगा, डीएनए की अगर हम बात करें तो डीएनए में एडेनिन ऑलवेज बाइंड विथ थायमिन विथ डबल बॉन्ड, और साइटोसिन ऑलवेज बाइंड विथ ग्वानिन विथ ट्रिपल बॉन्ड। यहाँ पे ये जो बॉन्ड लगा हुआ है ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, एडेनिन थायमिन से जुड़ा होता है। जैसे यहाँ पे ही मैं आपको दिखाऊँ, यहाँ पे तो यहाँ पे A बाइंड कर रहा है थायमिन से, C बाइंड कर रहा है ग्वानिन से, ठीक है। तो यहाँ पे एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन, ग्वानिन, एडेनिन, थायमिन, ये पूरे न्यूक्लियोटाइड में, पूरे डीएनए में आपको दिखेगा। यहाँ पे एडेनिन, ग्वानिन, सारे थायमिन, साइटोसिन, ये सब होते हैं। और एडेनिन और थायमिन क्या होता है? एक साथ बॉन्ड बनाते हैं, एक साथ जुड़े होते हैं, और साइटोसिन जुड़ा होता है किससे? ग्वानिन से। ये डीएनए की बात हो गई। और वही हम आरएनए की बात करें तो आरएनए में सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? थायमिन की जगह यूरिसिल हो जाता है, थायमिन रिप्लेस विथ यूरिसिल, बाकी चीज़ें वही रहेगी। मतलब A बाइंड विथ यूरिसिल और C बाइंड विथ ग्वानिन, ट्रिपल बॉन्ड, ये होता है। और आप अगर कैरेक्टर की बात करें, हम लोग कैरेक्टर की बात कर रहे थे, हेरिडिटी की बात कर रहे थे, तो यहाँ पे ACTG ये आपको दिख रहा है, यही 4 लेटर आपके पूरे के पूरे बॉडी में जो भी कैरेक्टर होते हैं उसको इनकोड करते हैं।
ये 4 लेटर जो होता है, जैसे चाहे इंसुलिन का कैरेक्टर हो, इंसुलिन का जीन हो, चाहे वो ब्लड का जीन हो, चाहे हेयर का कलर हो, फेस का शेप हो, नोज़ का शेप हो, आई का कलर हो, जितने भी ऑल ओवर कैरेक्टर होते हैं आपकी बॉडी में, वो ये 4 लेटर ही डिसाइड करते हैं, ठीक है। और ये 4 लेटर अगर कहीं से भी डिस्टर्ब हो गया तो आपका पूरा का पूरा फिजिकल अपीयरेंस खराब हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। जैसे मान लीजिए रैंडमली मैं बता रही हूँ, यू होगा यहाँ पे, CAUC, ये मान लीजिए क्या है, ये आपके हेयर के कलर का कैरेक्टर है, ठीक है। सपोज करना है आपको, हेयर के कलर का कैरेक्टर है जो कि इनकोडेड है कहाँ पे, DNA के अंदर। तो यहाँ पे हेयर के कलर्स का ये कैरेक्टर है। मान लीजिए यहाँ पे किसी भी वजह से क्या हो गया, यहाँ से U हट गया, गायब हो गया, तो हेयर का कलर अब क्या होगा, आपका नॉर्मल नहीं होगा, एब नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। तो ये 4 ही लेटर क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं, इनकोडेड होते हैं किसी भी DNA के अंदर, जो कि आपके सारे कैरेक्टर को क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये DNA था, DNA के बारे में मैंने बता दिया है, कॉम्पोजिशन क्या क्या होती है उसकी। DNA से बनता है क्या, क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम पे लोकेटेड होता है क्या, जीन, ठीक है। जीन क्या है, एक पर्टिकुलर सीक्वेंस होता है, ठीक है, नाइट्रोजनस बेसिस का, जो कि क्या करता है, एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को इनकोड करता है। क्रोमोसोम के ऊपर ये देखिए जीन दिख रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 आपको जीन दिख रहा है, और हर एक जीन क्या करता है, एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को इनकोड करता है। और हाँ, एक बात और, क्योंकि क्रोमोसोम पेयर में प्रेजेंट होते हैं, तो यहाँ पे जो कैरेक्टर होगा वो भी क्या होगा, कैरेक्टर का जो जीन होगा वो भी क्या होगा, पेयर में प्रेजेंट होगा। समझ में आ रहा है ये, ठीक है। तो यहाँ पे ये DNA है, ठीक है। और DNA में क्या है, यहाँ पे ये देखिए स्पेसिफिक लोकेशन, ये आपका आई कलर का जीन हो गया, ठीक है। ये आपका ब्लड ग्रुप का जीन हो गया, ठीक है। कोई भी जीन आप ले सकते हैं, यहाँ पे दिखा सकते हैं। ये आपके हाइट से रिलेटेड जीन हो गए, ठीक है। तो इस तरह से क्या होते हैं, जीन्स किसी भी क्रोमोसोम के ऊपर लोकेटेड होते हैं। समझ में आ रहा है, इतना समझ में आया, आगे चलें, आइए देखते हैं। तो मैं आपको हाइट के बारे में बता रही थी, ये देखिए यहाँ पे हाइट के बारे में मैं लेके चलूँगी आपको। देखिए जैसे एक एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे हमारे बॉडी में हाइट का कैरेक्टर होता है ना, कोई टॉल होता है या फिर ड्राफ होता है, 2 ही कैरेक्टर आपको देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पे मान लीजिए हाइट से रिलेटेड कितने कैरेक्टर हैं, हाइट से रिलेटेड आपके 2 कैरेक्टर होते हैं, एक होता है आपका टॉल होता है और दूसरा क्या होता है बेटा, ड्राफ होता है, ठीक है। अब टॉल को मैंने कहा डोमिनेंट और ड्राफ को हमने क्या कहा, रिसेसिव कहा, ठीक। और टॉल का जो जीन होगा उसको एक्सप्रेस करने के लिए इसका फर्स्ट लेटर, ठीक है, उसको एक्सप्रेस कैसे किया जाता है, डोमिनेंट का फर्स्ट लेटर, डोमिनेंट का फर्स्ट लेटर जो कि कैपिटल में है, क्या है, कैपिटल T, ठीक है, कैपिटल T। तो कभी भी अगर डोमिनेंट को हम डोमिनेंट जीन को एक्सप्रेस करते हैं और जो जीन अंदर होगा वही एक्सप्रेस होगा बाहर, ठीक है। और जीन को एक्सप्रेस करने का तरीका आप देख लीजिए कैसा इसको एक्सप्रेस करते हैं, कैसे हम इसको एक्सप्रेस करेंगे। और अगर ये सीख गए आप तो हेरिडिटी आपके लिए कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ईजी है, कोई भी क्वेश्चन कभी भी आप सॉल्व कर लेंगे। आइए देखते हैं, आप आज तो बेसिक लेके चल रही हूँ मैं। तो यहाँ पे देखिए टॉल है, ठीक है। टॉल को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, क्योंकि टॉल क्या होता है, डोमिनेंट होता है, सबसे ज़्यादा एक्सप्रेस होगा, डोमिनेंट मतलब सबसे ज़्यादा एक्सप्रेस होता है। और रेसेसिव क्या होता है, यहाँ पे ड्राफ कैरेक्टर है। तो यहाँ पे टॉल को एक्सप्रेस करने के लिए इसका फर्स्ट लेटर लेते हैं, फर्स्ट लेटर क्या है, T, कैपिटल T। तो यहाँ पे हमने कैपिटल T ले लिया। अब क्योंकि मैंने बताया क्रोमोसोम पेयर में होता है, तो यहाँ पे इसका जीन भी क्या होगा, हम पेयर में दिखाएंगे, दैट इज कैपिटल T हो जाएगा। अब बात आती है हम रेसेसिव को कैसे एक्सप्रेस करेंगे। हमने डोमिनेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए तो इसका पहला लेटर ले लिया, लेकिन क्या रेसेसिव को रिप्रेजेंट करने के लिए भी इसका पहला लेटर लेंगे, बिल्कुल नहीं, ठीक है। इस तरह से एक्सप्रेस नहीं करेंगे। हमें यहाँ पे रेसेसिव को एक्सप्रेस करने के लिए डोमिनेंट का स्मॉल लेटर लेना होता है। क्या बोला मैंने, डोमिनेंट का स्मॉल लेटर, डोमिनेंट का स्मॉल लेटर क्या करता है, रेसेसिव को रिप्रेजेंट करता है। तो डोमिनेंट क्या है, कैपिटल T से रिप्रेजेंट किया गया, कैपिटल T बोल रही हूँ, सिर्फ T नहीं बोल रही मैं, ये ध्यान रखिएगा। तो डोमिनेंट को कैपिटल T से रिप्रेजेंट किया गया है, तो ड्राफ को किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा, स्मॉल t से। समझ में आ रहा है, समझ में आया, ठीक है। तो यहाँ पे टॉल को रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल T से और ड्राफ को रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल t, ठीक है। अब आइए मान लीजिए यहाँ पे देखें, अगर कोई भी पर्सन, अगर मान लीजिए किसी पर्सन के अंदर कैपिटल T जीन है,
क्या है, कैपिटल टी जीन है, तो ये किस कैरेक्टर को एक्सप्रेस करेगा, टॉल को एक्सप्रेस करेगा। अगर स्मॉल टी है तो किस कैरेक्टर को एक्सप्रेस करेगा, ड्राफ को एक्सप्रेस करेगा। ये क्लियर हो गया, जो कि रेयर होता है। लेकिन अगर कैपिटल टी स्मॉल टी, मान लीजिए कोई भी अगर कैपिटल टी स्मॉल टी, कोई भी ऐसा इंडिविजुअल जिसमें क्या होता है कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों जीन्स होते हैं, तब क्या एक्सप्रेस होगा, तब क्या टॉल होगा या फिर ड्राफ होगा। तब यहाँ पे देखिए टॉल होगा। क्यों टॉल होता है, इसलिए क्योंकि यहाँ पे डोमिनेंट वाला अपने आप को, क्योंकि ये क्या है डोमिनेंट है, कैपिटल टी डोमिनेंट है, स्मॉल टी क्या है रेसिव है ना। तो यहाँ पे कैपिटल टी डोमिनेंट है, स्मॉल टी रेसिव है, और हमेशा क्या होता है टॉल वाला मीन्स डोमिनेंट वाला क्या होता है हेट्रोजाइगस कंडीशन में भी अपने आप को एक्सप्रेस करता है। दैट मीन्स कि जहाँ पे बड़ा होगा वो छोटे को दबा देगा और अपने ही कैरेक्टर क्या करेगा, एक्सप्रेस करेगा। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए डोमिनेंट वाला क्या था, कैपिटल टी था, डोमिनेंट वाला क्या है कैपिटल टी है। तो डोमिनेंट ये होने की वजह से ये क्या करेगा, स्मॉल टी को एक्सप्रेस होने ही नहीं देगा। और डोमिनेंट हमेशा होमोजाइगस मतलब कि यहाँ पे देखिए ये वाला भी जीन, ये दोनों इसमें क्या है, दोनों इसके जो जीन है इसमें कैपिटल टी, ये दोनों क्या है होमोजाइगस कंडीशन में, दोनों क्या है सेम है, टी सेम है। यहाँ पे टी और स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये क्या हो गए, दो अलग अलग हो गए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हेट्रोजाइगस कहलाएगा। तो यहाँ पे टॉल दो केसेस में एक्सप्रेस होगा, एक तो आपका होमोजाइगस कंडीशन में, ठीक है, और एक क्या हो जाएगा आपका हेट्रोजाइगस कंडीशन में। ये टर्म्स ध्यान रखिएगा आप लोग, हेट्रोजाइगस कंडीशन में भी अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। लेकिन यहाँ पे अगर स्मॉल टी की अगर हम बात करें तो ये क्या है होमोजाइगस कंडीशन में है, ठीक है, स्मॉल टी दोनों सेम है, तो ये क्या है होमोजाइगस होगा या फिर हेट्रोजाइगस, ये हो जाएगा आपका होमोजाइगस, है ना। होमो का मतलब क्या होता है, जिसको नहीं समझ में आ रहा है तो पूछ सकते हैं आप। होमो का मतलब यहाँ पे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। होमो का मतलब यहाँ पे सेम होता है, देखिए कैपिटल टी दोनों क्या है सेम है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी, एक कैपिटल है और दूसरा क्या है स्मॉल है, तो इसलिए इसको हेट्रो कहा। हेट्रो का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे डिफरेंट। और जब डिफरेंट आपका शो होगा एलील, डिफरेंट एलील होगा, ये एक एलील कहलाता है, ये अगर एक एलील कहला रहा है, दोनों क्या है अलग अलग एलील है। तो अगर डिफरेंट एलील होंगे तो उस केस में क्या हो जाएगा आपका टॉल वाला मीन्स डोमिनेंट वाला ही अपने आप को क्या करेगा एक्सप्रेस करेगा, क्योंकि ये कैपिटल है, बड़ा वाला छोटे को दबा देगा और अपने कौन जीत जाएगा, बड़ा वाला जीत जाएगा ना, है ना, और अपने ही कैरेक्टर को क्या करेगा एक्सप्रेस करेगा। समझ में आइए, आगे चलते हैं। देखिए अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म जो कि आपको ध्यान देना है यहाँ पे। देखिए होमोजाइगस हेट्रोजाइगस मैंने बता दिया, यहाँ पे आपको ध्यान देना है डोमिनेंट और रेसेसिव, डोमिनेंट एंड रेसेसिव, ठीक है। देखिए डोमिनेंट जैसा कि मैंने बताया एक्सप्रेस होता है किसमें, एक्सप्रेस इन बोथ homozygous as well as heterozygous, ठीक है, हेट्रोजाइगस। कोई भी कैरेक्टर हो अगर उसमें क्या होगा डोमिनेंट जीन है, ठीक है, होमोजाइगस या फिर हेट्रोजाइगस में, तो वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। रेसेसिव तभी अपने आप को एक्सप्रेस करता है क्योंकि स्मॉल होता है, जब वो दोनों क्या होते हैं स्मॉल होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे एग्जांपल आप लेना चाहें तो कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी, ठीक है, ये आपका हो जाएगा डोमिनेंट। सबसे ज़्यादा क्या होता है एक्सप्रेस होता है। यही रीज़न होता है कि सभी आपको टॉल दिखते हैं, ठीक है। ज़्यादातर जो कैरेक्टर हाइट से रिलेटेड आता है वो क्या आता है, टॉल ही आता है। ड्राफ्ट बहुत रेयर देखने को मिलता है, ऐसा इसलिए है क्योंकि कैपिटल टी स्मॉल टी, होमोजाइगस हेट्रोजाइगस दोनों जीन के केसेस में क्या होगा टॉल ही एक्सप्रेस होता है। क्लियर। आइए अब आगे देखते हैं रेसेसिव जैसा कि मैंने बताया इट एक्सप्रेस ओनली इन होमोजाइगस कंडीशन, ठीक है। होमोजाइगस मतलब एग्जाम्पल आप ले सकते हो यहाँ पे स्मॉल टी,
ठीक है, स्मॉल के केसेस में ही ये आपका रेसेसिव एक्सप्रेस होगा। अब आते हैं आपका नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टर्म मोनोहाइब्रिड। मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाईहाइब्रिड क्रॉस। डाईहाइब्रिड क्रॉस, अभी हम एक्सपेरिमेंट में क्रॉसेस करेंगे। देखिए मोनो का मतलब यहाँ पे क्या होता है, अगर हम बात करें अगर मोनो की, है ना, मोनो की बात करें तो मोनो का मतलब आप क्या जानते हैं? मोनो का मतलब क्या होता है? वन होता है। क्लियर? मोनो का मतलब क्या हो जाएगा आपका? वन हो जाएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप, मोनो का मतलब यहाँ पे हो जाएगा क्या? वन। ठीक है, और हाइब्रिड का मतलब अगर मान के चले तो ये यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कैरेक्टर। ठीक है, तो वन कैरेक्टर। अगर सिर्फ और सिर्फ मोनोहाइब्रिड कहा जाए इसका मतलब है वन कैरेक्टर की बात हो रही है, और पूरा अगर बोला जाए मोनोहाइब्रिड क्रॉस, तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस अगर बोलता है तो एक कैरेक्टर के बीच में अगर क्रॉस हो रहा है तो दैट इज कॉल्ड मोनोहाइब्रिड क्रॉस। और यहाँ पे देखिए डाई है, तो डाई का मतलब यहाँ पे क्या होता है? टू। हाइब्रिड का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? कैरेक्टर। क्या हो जाएगा? कैरेक्टर। तो दो कैरेक्टर के बीच में अगर क्रॉस होता है तो उसको हम क्या कहेंगे? डाई हाइब्रिड क्रॉस कहेंगे। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपको बताऊं, एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए बताऊं तो यहाँ पे हाइट से रिलेटेड भी हमने कैरेक्टर ले लिया। हाइट, हाँ मोनोहाइब्रिड है तो यहाँ पर हाइट ले लिया। ठीक है, हाइट एक कैरेक्टर ले लिया और उनके दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर कौन कौन से थे इसमें? एक था आपका टॉल था और दूसरा क्या था आपका? ड्राफ था। ठीक है, तो टॉल और ड्राफ, ठीक है, इन दोनों के बीच में हमने क्या करा दिया? क्रॉस करा दिया। तो इसको हम क्या कहेंगे? मोनोहाइब्रिड। देखिए मोनोहाइब्रिड में कैरेक्टर एक है, इसकी वैरायटी है ये। ठीक है, समझने के लिए यहाँ पे ये देखिए वैरायटी है जिसको हम कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर भी बोलते हैं। राइस के कई सारे वैरायटी होते हैं। राइस एक कैरेक्टर है लेकिन इसकी जो वैरायटीज़ होती हैं वो बहुत सारी होती हैं। मैंगो एक कैरेक्टर है लेकिन इससे रिलेटेड जो वैरायटी होती है वो बहुत सारी होती है। हेयर का कलर एक होता है लेकिन उसके भी वैरायटीज़ अलग अलग होते हैं। ब्लॉन्ड कलर होता है, ब्लैक कलर होता है, ब्राउन कलर होता है। आइज़ एक कैरेक्टर है, आइज़ का कलर एक कैरेक्टर है लेकिन उससे रिलेटेड जो वैरायटीज़ है, कलर की वैरायटी है वो बहुत सारी होती है। तो उसको हम क्या कहेंगे? कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। तो इसकी जो वैरायटीज़ है इसको हम क्या कहेंगे? कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। और यहाँ पे कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को आप मोनोहाइब्रिड में कंसिडर नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ कैरेक्टर को। ठीक है, तो यहाँ पे मोनोहाइब्रिड क्रॉस मतलब कि एक कैरेक्टर के बीच में क्रॉस हो रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे? मोनोहाइब्रिड क्रॉस। और यहाँ पे दो कैरेक्टर के बीच में क्रॉस हो रहा है तो उसको हम कहेंगे डाईहाइब्रिड क्रॉस। जैसे हमने क्या ले लिया? हाइट ले लिया। ठीक है, प्लांट से रिलेटेड प्लांट की हाइट ले ली। ठीक है, प्लांट की हाइट हमने ले लिया और प्लांट के हाइट के साथ साथ हमने ले लिया यहाँ पे प्लांट का फ्लावर कैरेक्टर, या फिर प्लांट का हम कह सकते हैं प्लांट का, एक सेकंड, हाँ, प्लांट के सीड का शेप ले लिया। सीड का शेप अभी आगे इसको आप पढ़ेंगे। तो प्लांट में जो सीड का शेप होता है, जैसे अभी हम पी की बात करेंगे तो उसके सीड का जो शेप होता है वो दो होता है। कौन कौन सा? एक होता है राउंड होता है, दूसरा क्या होता है आपका? व्रिंकल होता है। और यहाँ पे प्लांट की हाइट तो आप देख ही चुके हैं, एक होता है आपका टॉल और दूसरा क्या हो गया? ड्राफ्ट। देखिए कैरेक्टर इसमें दो हैं। कितने कैरेक्टर हैं? दो हैं। कैरेक्टर्स में यहाँ पे 1 और 2 दो कैरेक्टर हैं, लेकिन इससे रिलेटेड जो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर हैं वो क्या है? 4 हैं। तो इनके बीच में हमने क्रॉस करा दिया तो इसको हम क्या कहेंगे? डाईहाइब्रिड। आपको यहाँ पे डाईहाइब्रिड मोनोहाइब्रिड पूछा जाता है तो कैरेक्टर पे आपको ध्यान देना है, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर पे नहीं जाना है। ठीक है, तो 1 कैरेक्टर के बीच में क्रॉस हो रहा है मोनोहाइब्रिड, 2 कैरेक्टर के बीच में, किसी भी 2 कैरेक्टर के बीच में क्रॉस हो रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे? डाईहाइब्रिड क्रॉस कहेंगे। और होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस तो आप देख ही चुके हैं। ठीक है, बाकी आपका नेक्स्ट क्लास में हम कवर करेंगे। और कोई भी अगर प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आगे नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे का टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।